सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 13 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहली खबर है यूएस को लेके। वर्ल्ड पेज पे यूएस में डेमोक्रेट्स चिंता में हैं। राष्ट्रपति बाइडेन को लेके एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है पार्टी के भीतर और लोगों में। अब लोगों को लग रहा है कि शायद वो संभाल नहीं पाएंगे चीज़ों को। जिस हिसाब से बड़े बड़े एक्टर्स अब इनके जो सपोर्ट में थे वो ये कह रहे हैं कि हम आज भी पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब एक नई नॉमिनी की ज़रूरत है। अचानक से जॉर्ज क्लूनी जैसे मशहूर हॉलीवुड एक्टर कहाँ से बोलना शुरू कर दिए। आपने कभी ऑब्जर्व करा है कि हॉलीवुड में एक्टर्स, देखिए बॉलीवुड में सिर्फ तभी कोई बात बोली जाती है जब कोई मतलब छोटे मोटे टॉपिक्स पर ही लोग बॉलीवुड के एक्टर बोलते हैं। इनका तो लेवल भी नहीं है उस हिसाब से कि सोच पाएँ चीज़ों के बारे में। मगर मैं अगर हॉलीवुड की बात करूं, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ उससे अन्यथा मत लीजिएगा कि ये तो हॉलीवुड की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड की नहीं कर रहे हैं। पर होता क्या है कि हॉलीवुड में जो डायरेक्टली ओपनली ये लोग पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट नहीं करते हैं, फंड रेजिंग पैसे इकट्ठा करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, फंड रेजर पार्टीज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो जॉर्ज क्लूनी बहुत ही पुराने फंड रेजर भी रहे हैं। मैट डैमन मैट डैमन जो कि मशहूर हॉलीवुड एक्टर हैं, मैट डैमन साहब भी ये काम करते हैं। मतलब इन लोग पॉलिटिकल इंक्लिनेशन दिखाते हैं अपना। हुआ ये कि बाइडेन साहब के सपोर्ट में बहुत एक्टर्स ने जॉर्ज क्लूनी एक्स वाई जेड हाल ही में 1 महीना पहले ही फंड रेजिंग करी थी, इलेक्शंस के लिए पैसा इकट्ठा करा, चुनाव के लिए वगैरह वगैरह। अब लोगों को डर लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने भाषणों में क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। मतलब एक बूढ़े बैल को खींचने की तरह ऐसा हो गया है। डोनर्स टू फ्रीज $90 मिलियन एज लॉन्ग एज बाइडेन पुशेस अहेड विद द कैंपेन। और जो डोनर्स भी हैं वो अब पीछे हट रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए इस आर्टिकल में कोई भी चीज़ काम की नहीं है। और नेपाल में क्या चल रहा है? नेपाल में जो प्रचंड पुष्पक कमल दहल प्रचंड हैं वो अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं और केपी ओली आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नेपाल में कोई नई बात नहीं है, ये होता ही रहता है। नेपाल में 2-3 लोग ही हैं, बस उन्हीं का नाम आप रख लीजिए, या तो वो बैठे होंगे या वही आएंगे। हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे जाएंगे बिना समय अपना व्यर्थ करे। एडिटोरियल्स की तरफ चलेंगे। जून 25 को संविधान हत्या दिवस घोषित करा है गवर्नमेंट ने। गजेटेड इमरजेंसी लगाई गई थी इस दिन, तो उसको उन्होंने घोषित कर दिया है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑब्जर्व जून 25 द डे द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 75 एज संविधान हत्या दिवस। बट आई वंडर गवर्नमेंट शुड ऑल्सो लुक टू द ग्राउंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशन। द ग्राउंड रियलिटी इज सफरिंग। मूविंग ऑन, यहाँ पे वन महोत्सव को लेके एक एडवर्टीज़मेंट था जिसमें मेरी निगाह चली गई इस पे, लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट पे। आज आप इसका अध्ययन करिएगा, ये ज़रूरी है। ये क्या प्रोग्राम है और ये डायरेक्टली आप पे काम में आएगा, जीएस पेपर्स में भी और ऐसे में भी काम में आएगा। ठीक है ना? लाइफ के बारे में पढ़िएगा कि लाइफ क्या है। एक्सप्लेन पे हम बात करें तो यहाँ पे केजरीवाल जी की बेल को लेके है, जो कि यहाँ पे किसी काम का नहीं है। ये कोई लॉ स्टूडेंट के लिए ठीक रहेगा, आपके लिए काम का नहीं है। मन करे पढ़ लीजिएगा, नहीं मन करे तो आगे बढ़ते हैं। Plague led to a late Stone Age population crash in Europe study. Around 5,000 years ago, the population in northern Europe collapsed, decimating Stone Age farming communities across the region. The cause of Neolithic decline has remained a matter of debate. देखिए आपके जितने भी हिस्टोरियंस थे वो अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि प्लेग जो कि बहुत बड़ी महामारी है, उसके कारण ही स्टोन एज मनुष्य जो था उसकी बिल्कुल एक ख़त्म हो गए थे वो लोग। रिसर्चर्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एनालाइज डीएनए ऑब्टेन्ड फ्रॉम ह्यूमन बोन्स एंड टीथ एक्सकवेटेड फ्रॉम एंशियंट बरियल टोम्स।
ये जो हड्डियाँ मिली थी कुछ, और हड्डियों का डीएनए सैम्पलिंग करा जो गुफाओं में मिली थी, बरियल टोम्स में मिली थी स्कैंडिनेवियन रीजन में। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी आती हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी आती हैं। अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है तो मन में बताइए, अपने मन में पूछिए अपने आप से कि कौन सी कंट्रीज़ हैं यूरोप में जो आपकी स्कैंडिनेवियन में आती है। The remains of 108 people, 62 males and 45 females and one undetermined were studied. 18 of them, 17% were infected with plague. तो उन्होंने जो अध्ययन करा, डीएनए बॉडी सैम्पलिंग वगैरह करा, वहाँ पे प्लेग के ट्रेसेस मिले हैं। We learned that Neolithic plague is ancestor to all later plague forms. A later form of the same pathogen caused the Justinian plague of the 6th century AD. और बाद में जो जितने प्लेग हुए हैं ये उसी कैटेगरी में आपका आ रहा है। And the 14th century Black Death that ravaged Europe, North Africa and Middle East. और जो ब्लैक डेथ बहुत आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आप लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे, ये कभी जिज्ञासा होगी तभी पढ़िएगा ब्लैक डेथ के बारे में, कैसे यूरोप में प्लेग फैल गया था बुरी तरीके से। The study demonstrated that the plague was abundant and widespread in the area examined. This high prevalence of plague indicates that plague epidemics played a subsequent role in the Neolithic decline of the region. तो अध्ययन में यही पाया गया कि कैसे प्लेग के होने से उस क्षेत्र विशेष में स्टोन एज मनुष्य की मौत हो गई थी। डीरेगुलेटिंग नॉन सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स, ये आर्टिकल इकोनॉमिक्स का लिखा है और यहाँ हम बात कर रहे हैं कैसे नॉन सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स का असर पड़ने वाला है एग्रीकल्चर से लेके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडस्ट्री पे। With the BJP having failed to secure a majority in parliament and facing an electorally rejuvenated opposition, the budget on July 23 is not likely to contain big reform announcements. No significant increase in the maximum retail price of urea is expected, let alone bringing it under the decontrolled nutrient-based subsidy regime. The MRP for urea has been fixed at rupees 5,360 per ton. मतलब यूरिया का जो अमाउंट है वो फिक्स करा हुआ है, ठीक है ना, उसमें बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। नॉर द सेंटर लाइकली टू अलाउ कंपनीज टू फ्रीली सेट द एमआरपी ऑफ डी अमोनियम 5-फॉस्फेट, और जो डैप यूज़ होता है, डीएपी, एमओपी यूज़ होता है, ये भी दिख रहा है कि सेंटर बिल्कुल भी कंपनीज को अलाउ नहीं करेगी इनकी प्राइसिंग को डायनामिक रखने के लिए। द एनबीएस फर्टिलाइजर्स आर, अच्छा यहाँ पे एक जो आप देखिएगा कि क्या होता है एनपीके, ये आपका एग्रीकल्चर का पार्ट है, और एनपीके कैसे सॉइल न्यूट्रिएंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एनपीके आप पढ़िएगा, एग्रीकल्चर का ये प्रॉपर पढ़ाया जाता है, स्टैटिक क्वेश्चन का ये पार्ट है। व्हाट इज एनपीके? नाइट्रेट, पोटाश, फॉस्फोरस and sulfurium, potassium, sulfur. The NPS fertilizers are technically decontrolled. Manufacturers or importers only receive a per ton subsidy linked to their NPK and S content. Effective from April 23, the Department of Fertilizer has prescribed maximum profit margins over cost to determine the reasonableness of MRPs. आगे बढ़ेंगे अब पाथवे टू रिफॉर्म में। इसमें उन्होंने एक टेबल बताया हुआ है जिसमें वो आपका प्राइसेस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और इसका ध्यान आप कर लीजिएगा, कुछ बढ़िया था इसमें डेटा वगैरह जो है। इकोनॉमिक्स में एमआरपी और फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के में कई बार जिक्र होता है ऐसे पॉइंट्स का, वहाँ पे आपका काम आ जाएगा। हालांकि अगर आप ऐसे आर्टिकल को कटिंग करके रख लें तो ज़्यादा बढ़िया है। द गवर्नमेंट शुड ग्रांट ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन फॉर एनी न्यू प्रोडक्ट दैट मीट्स 2 criteria: a minimum content of plant nutrients and a maximum limit of heavy metals and contaminants. This, along with mandatory labeling claims, is what most advanced countries follow. They do not have agronomic or bioefficacy trial requirements. मतलब गवर्नमेंट अगर इतना ही कर दे कि ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में आए जाएं, ठीक है, बढ़ें, तो उनमें लेबलिंग में क्लियरली डिफाइन कर दे अंदर कंटेंट्स क्या क्या हैं। इससे और कंपनी को आसानी रहेगी मार्केट को ट्रस्ट में लेने के लिए। वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू द प्रोडक्ट कन्फर्मिंग टू बेसिक क्वालिटी पैरामीटर्स। मतलब पहली बात तो आप इसमें अलाउ करिए कंपनीज को आने के लिए, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कराइए आप, है ना, जो कि वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स में वर्तमान में चल रहा है। इन अक्टूबर 2015 द गवर्नमेंट इशूड जनरल स्पेसिफिकेशंस फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स which can be applied to crops through drip irrigation or spraying directly to the leaves instead of normal field application in the soil.
मतलब जो हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या स्प्रिंकलिंग के माध्यम से डायरेक्टली अपने क्रॉप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको गवर्नमेंट ने कमर्शलाइजेशन का अलाउ कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। High value nutrients, the absorption of nutrients by plant is higher when delivered through WSF water soluble fertilizers than normal bulk fertilizer field applied fertilizers। मतलब अगर हम वाटर soluble fertilizers का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू द जो हम डायरेक्ट डाल रहे हैं बल्क फील्ड अप्लाइड फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हमको WSFs को और आगे बढ़ाना है। बट द अपटेक ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स बाय क्रॉप इज ओनली 30-35% फ्रॉम फील्ड अप्लाइड फर्टिलाइजर्स कंपेयर टू 60-70% फ्रॉम वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स। मतलब जो फर्टिलाइज़र हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स हम स्प्रिंकलिंग करके दे सकते हैं, उन फर्टिलाइज़र्स का जो रिटर्न है, जो जितना प्लांट एब्जॉर्ब कर पा रहा है, वो निकल के आता है 60 से 70%। कंपैरेटिवली जो फर्टिलाइज़र हम डायरेक्टली फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसका निकल के आता है 30 से 35%। मतलब हमको इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी खुली छूट देनी पड़ेगी, डीरेगुलेट करना पड़ेगा नॉन सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स को। बाकी अखबार आर्टिकल आप भी पढ़िएगा, अच्छा आर्टिकल था ये वाला। इट्स अ मेजर इशू कंसर्निंग द फर्टिलाइजर्स। इसी बहाने आप देखिएगा व्हाट आर वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स, वाटर soluble fertilizers, how is drip irrigation more suitable and more beneficial for the crops and agriculture, and what are the more efficient means of irrigation which can be practiced for a better agricultural growth. Moving on to the other articles. Farm as a factory. Agriculture's unexplored potential for employment generation needs to be tapped not on but near and outside the farms. The number of workers employed in unincorporated sector increases enterprises across India has fallen from 11.13 crores in 15 to 10.96 crores in 2023, जो कि हर प्रकार के काम कर रहे हैं अनइनकॉर्पोरेट सेक्टर में, मतलब ना अनऑफिशियल टाइप कह सकते हैं आप इसे। अकॉर्डिंग टू अभी असल में NSSO का डेटा आया था ना, उसमें बताया हुआ है कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है उसमें कितने लोग काम करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। द ड्रॉप हैज़ बीन इंटायरली इन मैन्युफैक्चरिंग while the workforce engaged in trade and other services has marginally gone up. That one on the face of it, it is disturbing. The informal sector has traditionally acted as a shock absorber and employment sink. अब देखिए, अगर जब कोई ग्रामीण क्षेत्र से व्यक्ति निकल के आता है, कृषि से परेशान होता है, उसे कृषि में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता है, कृषि में जितना इनपुट लगाना है, जितनी मेहनत करनी है, उससे कंपैरिजन उसको लगता नहीं है कि मुझे कभी रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे ऐसे मामलों में वो शहरों की तरफ पलायन करता है, शहर में भी नहीं करता है तो ऐसे कामों की तरफ पलायन करता है जहाँ से उसको पैसा मिलता है, जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर चाहे वो रेहड़ी लगाना हो, ठेले लगाना हो, चाहे वो कोई दुकान लगाना हो, चाहे वो कुछ और काम करना हो, ठीक है ना, इनफॉर्मल सेक्टर। दुर्भाग्य ये है कि इस क्षेत्र में भी कुछ इतनी अच्छी बढ़त नहीं दिख रही है और लगभग 11.13 करोड़ लोगों ने काम छोड़ दिया। तो आर्टिकल ये भी इशारा कर रहा है कि हमें वापस से ये जो शॉक अब्जॉर्बर था इनफॉर्मल सेक्टर वाला, क्योंकि शहरों में काम करना मुश्किल भी हो गया है, लोग परेशान करते हैं, भगा देते हैं। फिर अगर शहर में कमाई भी हो रही होती है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी महंगी होती है। यही आर्टिकल कहना चाह रहा है कि अभी भी आपको एग्रीकल्चर को बेहतर करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि एग्रीकल्चर में आज भी क्षमता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एब्जॉर्ब कर सकती है और एक सस्टेनेबल लाइफ दे सकती है गांव में ही।
आइए बढ़ते हैं। द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन इनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल एस्टैब्लिशमेंट्स may have been to some extent offset by an expansion in the formal sector employment, है ना। लोग को नौकरी मिलना शुरू हो गई, छोटे मोटे काम इनफॉर्मल सेक्टर में मिल गए, है ना। कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई सेल्स में लग गया है ना। कोई स्विगी जोमेटो में लगा हुआ है। इफ सच फॉर्मलाइजेशन हैज़ हैपेंड देयर इज नो रिलेटेबल डेटा ऑन दैट, it's probably not a bad thing. Informal firms are, after all, characterized by small scale or operations and low productivity that also translate into workers being paid little. और दुर्भाग्य ये कि भले ही ये शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं, भले ही ये एक शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं, मगर ये सब स्मॉल स्केल लेवल पे होती हैं कंपनीज़ क्या, ये काम भी स्मॉल स्केल लेवल पे होते हैं। तो इसमें अगर कोई काम भी कर रहा होता है तो सिर्फ इतना कमा पाता है कि उसके खर्चे निकल जाते हैं। इन द लॉन्ग रन पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए ये काम बेनिफिशियल नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। इंडिया, इट्स वेल नोन, हैज़ टू मैनी पीपल इन एग्रीकल्चर। इफ द जॉब्स being generated outside agriculture are mostly in the informal sector and construction, having the same characteristics, low output per worker and paying just about subsistence wages, it does not amount to genuine structure transformation. मतलब कि भारत में अगर हम लंबे समय तक ऐसे काम पे लगे रहेंगे तो भैया इससे कोई लॉन्ग टर्म बड़ा काम सोल्यूशन नहीं है। द ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस लेबर शुड आइडियली बी फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल। देयरइन लाइज challenges. The manufacturing sector is becoming increasingly capital intensive. अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि बहुत इनपुट डालना पड़ता है, कैपिटल इंटेंसिव है ना। मैन्युफैक्चरिंग हम जानते हैं, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, अगर हम बात करें, दिक्कत ये है कि मैन्युफैक्चरिंग भी सफ़र कर रही है मार्केट की वजह से, फिर लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से। कहाँ स्टार्टअप्स ढूंढ पाए इतने जो सपोर्ट कर पॉपुलेशन को। मैन्युफैक्चरिंग में क्या ज़रूरत होती है, आपका कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल कितने प्रकार का होता है, चलो लैंड मान लो, ह्यूमन कैपिटल, मॉनेटरी कैपिटल। चलो लैंड तो फैक्टर प्रोडक्शन है, कैपिटल में नहीं लेंगे। ह्यूमन कैपिटल मतलब लेबर और मॉनेटरी कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट। होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलरेडी डाउन चल रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में सस्टेन हम कर नहीं सकते। जो भी लोग सर्विसेज दे रहे हैं कंपनियों में या इवन मैन्युफैक्चरिंग में, वो लोग सफ़र क्यों कर रहे हैं, आज भी? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बड़ा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, और जहाँ भी कंपनी को इसमें पैसा लगाना भारी पड़ जाता है वो शुरू कर देती है कॉस्ट कटिंग। और कॉस्ट कटिंग सबसे पहला दर्द जो होता है वो पड़ता है ह्यूमन कैपिटल पे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें आगे बढ़ाना भी पड़ेगा, इसे ज़िंदा भी रखना पड़ेगा। आइए जानते हैं और क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल। Therein lies challenges. The manufacturing sector is becoming increasingly capital intensive with deployment of both labor saving and labor displacing automation. अब कंपनी मशीन्स आ गई हैं आपकी, AI and machine learning technologies, IT, accountancy और financial services on other hand. मैंने कहा ना, सबसे पहले जब कॉस्ट कटिंग करनी होती है तो तलवार गिरती है आपकी, और तलवार गिरती है वो होती है लेबर पे, ह्यूमन कैपिटल पे। उसको भी अब रिप्लेस करने के लिए आ गया है AI, कंप्यूटर्स, मशीन्स, ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिकली पूरी फैक्ट्री काम कर रही हैं। एक ही कंट्रोल रूम एकड़ों तक फैली फैक्ट्री को मॉनिटर कर रहा है कि कौन से यूनिट में कौन सा काम हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ से
आउटपुट बढ़िया निकल रहा है वगैरह वगैरह। एक ही कंट्रोल रूम से सारा काम हो रहा है। इट्स अ चैलेंज, इट्स एन एफिशिएंसी बट स्टिल अ चैलेंज। The IT accountancy of financial services on the other hand demands skills that majority of India's working population lacks. अगर आप ये कहें कि सर चलिए मार्केट का चेंजेस हो रहा है तो हमें भी तो स्किल होना चाहिए। स्किल ही तो नहीं है हम कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर पाएँ। Such jobs can be not on but near and outside the farms in the aggregation, grading, processing, packaging, transporting, warehousing and retailing of the produce or supply of inputs and services to farmers. अल्टीमेटली ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। बहुत ही छोटे से आर्टिकल में लगभग सारे इश्यूज कवर कर दिए हैं। इट्स अ होलिस्टिक आर्टिकल, वंडरफुल। हर ओन वर्क प्लेस, अगला यहाँ पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं लगा मुझे। ये भी ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। बाकी जो यहाँ पे अगर हम देखें चलिए जो भी होगा आपको वेबसाइट पर मैं डाल दूंगा डिटेल में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाकी अखबार का अध्ययन आप पूरा करिएगा। हमारा काम होता है कि आपको बस छोटा सा एक एनालिसिस देके आप में जो अखबार पढ़ने का डर सा बैठ जाता है, या अखबार आप 2 दिन पढ़ते हो, तीसरे दिन छोड़ देते हो, क्यों इतना बड़ा अखबार कैसे पढ़ें। तो हमने आपका आधा काम कर दिया कि चलो अखबार में इतने तो पढ़ ही लो कम से कम, मगर जब आप इतना पढ़ रहे हो तो बाकी अखबार ही पढ़ लो थोड़ा सा, और काम आसान हो गया। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि 1-1 घंटे की वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको सब कुछ परोस दिया जाए जिससे आप कभी ग्रैस्प भी ना कर पाओ। रियलिटी में तो ये है, अल्टीमेटली आप ज़ीरो हो जाते हो। अखबार का अध्ययन कैसे करना है आपको बता दिया, क्या क्या पढ़ना है जो हमें लगा आपको बता दिया। हर किसी का एनालिसिस अलग होता है, जितना हमने करा दिया उतना आप कर लीजिए। थोड़ा सा आर्टिकल ऊपर नीचे खुद से पढ़ लीजिए। अल्टीमेटली आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग क्यों बनाना है? ताकि आपकी आंसर राइटिंग में, आपके ऐसे राइटिंग में, आपके इंटरव्यू में, आपके विचारों में एक क्वालिटी इनरिचमेंट हो जो कोई आपके अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट दे सकता है कि ये मटेरियल है, ये कंटेंट है, आप ले लो। और यही करना है आपको, खुद से अध्ययन करना है स्ट्रांगली। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। संडे को वीडियो नहीं आएगी, मंडे से शुरू हो जाएगी। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।